ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अभी अगर बात करें यार, वेव टॉपिक बहुत ही मतलब मैंने पहले भी बोला है यार, टफ टॉपिक काफ़ी वेस्ट है और बहुत सारा कंटेंट कवर करता है, बट किसी भी एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब डेफिनेट फॉर श्योर एसएचएम और ये वेव, इनसे क्वेश्चंस नियरली 2 to 3 क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो वेव को यार बहुत अच्छे से देखना है। वेव में बहुत ज़्यादा लर्निंग जैसा नहीं है। मैंने जैसे भी बताया कि बहुत सारे चैप्टर है जिनमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे एसएचएम में काफ़ी कुछ लर्न करना पड़ता है, वेव में उतना ज़्यादा लर्निंग का नहीं होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार वेव में हम लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे। तो डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट हो गया था, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस करने। अच्छा एक चीज़ बताएं, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस शीट है वहाँ पे डॉपलर के क्वेश्चन 171 से स्टार्ट है ना, आई गेस? हाँ सर। ठीक है। सो आज जो प्रैक्टिस शीट डिस्कशन होगा उसमें डॉपलर के क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, क्योंकि वो जो 124 से है वो मिक्स क्वेश्चन है जो अभी मैं भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है। सो आई होप कि डॉपलर के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, डॉपलर के डाउट डिस्कस होंगे और फिर ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा सॉल्व करवा दिए जाएंगे आपको सारे। आप एक बार जस्ट रिव्यू कर लेना ये वाले क्वेश्चंस, तो आइडिया आपको लग जाएगा सारी चीज़ों का। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में बात करें कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। डॉपलर अपन ने स्टार्ट कर दी, डॉपलर कंप्लीट हो गया था। डॉपलर ऑफ लाइट भी हमने देख लिया था। डॉपलर ऑफ लाइट के बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, क्या? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और इसमें मैंने बताया था कि यार बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है। कैसे सॉल्व कर लेना? सुपरपोजिशन होता है नेट रिजल्टेंट। तो बेस्ट क्या होता है कि अपन रिलेटिव में चेक कर ले, एक को रोक के दूसरे को चेक कर ले सुपर इम्पोज करा के, तो बहुत अच्छे से दिख जाता है हमें कि सुपर पोजिशन के बाद फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा। तो बताएं इसमें किसी को डाउट फाइनल रिजल्ट बनाने में? नहीं सर। ओके गुड। और काम की बात पता है क्या होती है कि दोनों वेव डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को, सिर्फ रिजल्टेंट वहां पर आता है, उसके बाद वो वापस अपने पाथ पे चले जाते हैं। तो ये देखो लास्ट हमने देखा था कि अपने पाथ पे वापस चले जा रहे हैं। फिर देखो यार ट्रायंगुलर वेव भी ले लिया था, तो यार ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रायंगुलर वेव सुपर इम्पोज करा के कैसे कैसे टाइप के फिगर देखने को मिलेंगे वहां पर। डिफरेंट केसेस पर मैंने देखे हैं, तो ये वाला फिगर भी हमने ध्यान दिया और ये फिगर भी। सो आई गेस दोनों की क्लैरिटी आपको हो गई थी कि टोटल कैसे निकालना है वहां पर। अब ये काफी अच्छा था, ये काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो था। इस पे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और समझ नहीं आया करता है। मैंने बात की कि हम यहाँ पर देखेंगे कि डीप सिनेरियो क्या है, रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक्चुअली क्या होता है? कंसिडर इट लाइक अ सुपरपोजिशन ऑफ सिमिलर वेव मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर फिक्स्ड एंड ले लिया तो फिक्स्ड एंड की डेफिनेशन ही ये है कि ये वाला पॉइंट मूव ही नहीं होना चाहिए। तो वैसा तो तब होगा ना कि जब एक वेव ऐसे आए और दूसरी वेव जो उधर से आ रही है वो इस तरीके वाली हो, तो दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगी दोनों आगे जाके, तो एक टाइम बाद ये ऊपर रहेगी और ये नीचे, दोनों क्या करेंगे? कैंसिल करते जाएंगे। तो एट ऑल टाइम्स ये पार्टिकल कभी मूव होगा ही नहीं। समझ आया ना? तो इसका मतलब हमने वहां से डिसाइड किया कि डेफिनेटली अगर इनकमिंग वेव इस तरीके से हिट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो इनसाइड वेव होगी वो फील आएगी ऐसे, तभी इस पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ आया ना? यस सर। हाँ। फिर मैंने बात की कि फ्री एंड में फिर क्या हो रहा होगा। फ्री एंड में बहुत ही अच्छा फिनोमेना देखने को मिलता है। मुझे पता है फ्री एंड की वेव ऊपर ही आने वाली है, तो अगर ये वेव इस तरीके से हिट की है इधर, तो डेफिनेटली जो लेफ्ट से आ रही है वो भी ऐसे ही हिट करेगी और ये आगे टर्मिनेट हो जाएगी, ये आगे निकल जाएगी। यही तो हम देखते हैं ना सुपरपोजिशन में कि ये वेव डिस्टर्ब नहीं होगी, निकल जाएगी अपना, और ये वेव इधर से आएगी। बट बिकॉज ये सिमिलर वेव है तो इनका एडिशन होता रहेगा ना ईच टाइम। तो जब ये अपने मिडल पर होंगी T/4 के बाद, टाइम पीरियड बाई 4 के बाद, तो इसका एम्पलीट्यूड ए और एम एल के एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a। 2a। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर थी कि जो फ्री एंड पर है, अगर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t वाली वेव आ रही है, तो डेफिनेटली वो फ्री एंड वाले पॉइंट को कितना दूर तक डिस्प्लेस कर सकती है? 2 times of amplitude। 2 टाइम्स ए पर, और कब? T/4 पर। तो आई गेस ये भी सिनेरियो, ये अच्छा सिनेरियो था, ये भी आपको माइंड में रहेगा।
तो आज हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव की 3 फिनोमेनास डिस्कस करनी है। मैंने बताया था 3 फिनोमेनास, कोई नेम बता सकता है क्या क्या है वो? सुपरपोजिशन की 3 फिनोमेनास नेम मैंने कई बार लिया है। बीट्स, Beats, Standing और wave. standing wave, वेरी गुड। और एक जो सबसे पहले Interference. बोला था, इंटरफेरेंस। वेरी गुड, interference. इंटरफेरेंस। यार इंटरफेरेंस बहुत ही अच्छी फिनोमेना है, बहुत ही अच्छी फिनोमेना है, समझे? अगर आप सच में थोड़ा दिमाग लगा के समझेंगे तो इंटरफेरेंस आपको फील आएगा, बहुत ही बढ़िया फिनोमेना है। पहले मैं समझाता हूँ कि इंटरफेरेंस क्या मैजिकल सिनेरियो लेके आने वाला है। मैजिकल सिनेरियो ये लेके आएगा, सपोज यहाँ पर एक टॉर्च लाइट ले लो। अब देखो यार, अब देखो, मैं जब भी एग्जांपल पिक करता हूँ मैं ऐसा पिक करता हूँ कि आप फील कर पाओ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात है तो क्या लाइट वेव ले लूंगा क्या मैं? लाइट वेव से डिस्प्लेसमेंट फील कर पाओगे क्या? नहीं। जब हाँ। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लूंगा तब मैं कौन सी लूंगा वेव? String wave. नहीं। जब कुछ सुनने की बात होगी, रिफ्लेक्शन वगैरह देखना होगा, तो कौन सी वेव लेंगे हम? Sound wave. अब जब देखना होगा, पावर देखनी है, क्या देखनी है? इंटेंसिटी। तो ऑफ कोर्स आप साउंड ले सकते हो, बट साउंड का इंटेंसिटी फील करना थोड़ा कम बेटर रहेगा। लाइट तो तुरंत फील कर लोगे ना, इंटेंसिटी ज्यादा है या कम। Yes, sir. बताओ भाई लोग, क्लियर है ना? ठीक है। तो समझो एक मैंने टॉर्च लाइट ली है, ये आई नॉट इंटेंसिटी है। ये टॉर्च लाइट ली, ये भी कितनी है? आई नॉट है बी। तो यहाँ पर दोनों आएंगी, क्लियर? तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी? 2 times of I naught. भाई क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब इंटरफेरेंस, ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सुपरपोजिशन हो रहा है। इंटरफेरेंस एक ऐसा टाइप है जिसमें ये इंटेंसिटी 4 आई नॉट हो जाएगी। अब देखो भाई, अब तो कुछ तो गड़बड़ हो गया ना यार, एनर्जी सब वेस्ट हो गया। आई नॉट और आई नॉट मिलके 4 कैसे बना सकते हैं? ये तो एनर्जी इनवैलिड है ना, एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो साइंटिस्ट ने समझा है कि इस फिनोमेना में एनर्जी कॉन्सेप्ट भी वैलिड है। क्या करता है ये, मतलब ऐसा फिनोमेना होता है कि बगल वाले की एनर्जी भी ले लेता है। अगर ये टॉर्च लाइट आ रही है तो ये पूरे सेगमेंट में 2 आई नॉट मारेगी ना लाइट, मतलब जहां जहां पर जा रही है ये लाइट। समझा या नहीं? हाँ sir. भाई जहां जहां पर ये लाइट जाएगी वहां वहां पर पूरा 2 आई नॉट आ जाएगा ना। बट 4 आई नॉट कैसे होता है? ये करता है बगल वाले की एनर्जी ले लेता है, तो यहाँ एनर्जी हो जाती है 0, एकदम ब्लैक दिखने लग जाता है स्पॉट, और ये एकदम हाई इंटेंस 4 आई नॉट। समझा कैसे 4 आई नॉट होता है? Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब इसके बगल वाला भी इससे एनर्जी ले लेता है और ये खुद 4 आई नॉट बन जाता है। तो ये बीच वाले से बेचारे 2 लोग ले लेते हैं, आधा तरफ ये आधा तरफ ये। समझा ना? तो अब मैं डिटेल में समझाऊंगा इसका मैथमेटिक्स क्या चल रहा है। पहले बताओ, इंटरफेरेंस फील हुआ कि नहीं? हाँ sir. इंटरफेरेंस में हम इंटेंसिटी कहां तक अचीव कर सकते हैं? 2 टाइम्स की जगह 4 times. 4 टाइम्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बगल वाले 2 आई को भी इसने खुद ले लिया, मतलब इस पे पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? पैटर्न मिलेगा, मैक्स मिलेगा, फिर तुरंत क्या मिलेगा? Minimum. मिनिमम मिलेगा, फिर मैक्स मिलेगा, फिर तुरंत मिनिमम। तो मुझे लगता है कि अभी समझ आ गया इंटरफेरेंस क्या है। Interference is a type of superposition of two waves in which we find max intensity and minimum intensity, likewise a pattern. समझा या नहीं? पता है Yes, sir. या बाकी जनता जो सो रही है सबको समझा क्या? Yes, sir. yes sir, yes sir. हाँ। तो यार सच में इंटरफेरेंस बहुत ही अच्छी फिनोमेना है। अब यार पॉइंट ये आता है कि मतलब ऐसे डेली देखने को मिलेगा क्या? नहीं, बहुत ही स्पेशल कंडीशन पे ही एक स्टेबल और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, एक टर्म यूज किया जाता है, सस्टेन्ड कब मिलेगा? थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ना, ऐसे हमेशा थोड़े ना बना रहेगा ये पैटर्न। तो अगर इसे सस्टेन कराना है तो क्या होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो चले सस्टेन करने के लिए क्या क्या, एक स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या सिचुएशंस है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा व्हेन टू वेव्स, अच्छा मोर भी हो सकती हैं, व्हेन टू और
more waves, एक चीज नोटिस करना, ऑफ क्या कंडीशन है, सेम फ्रीक्वेंसी, क्या सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड and stable phase difference. The stable phase difference, with the stable phase difference superimpose then at that point a pattern of maximum and minimum intensity is observed. And और ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yeah, known as interference. ठीक है. अच्छा, ये सेम फिनोमेना, बिकॉज मैंने अभी लाइट का एग्जांपल दिया ना, तो मतलब ये सेम चीज कहां पर पढ़ने को फिर से मिलेगी, ऑप्टिक्स में. ऑप्टिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, ऑप्टिक्स. अबे ऑप्टिक्स मतलब समझ गए ना, लाइट से रिलेटेड. किससे रिलेटेड, Right. लाइट से रिलेटेड. Light. वहां पे फिर से ये फिनोमेना इंटरफेरेंस की देखने को मिलेगी. अच्छा, अब इंटरफेरेंस में तो दो टर्म यूज किया जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए. क्या, कोहेरेंट सोर्सेज. इसका मतलब क्या होता है, तभी स्टेबल इंटरफेरेंस दिखेगा. कोहेरेंट सोर्सेज मतलब ये होते हैं, क्या कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी and the phase does not vary with time. इसका मतलब क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड द फेज डज नॉट वेरी विद टाइम. इसका मतलब ये है कि सपोज एक वेव है, एक वेव ऐसे जा रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट कभी कभी क्या होता है, वेव ऐसे वेव में थोड़ी सी रैंडमनेस आने लगती है और सडनली क्या हो गई, ये थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो इस पॉइंट का फेज एकदम पहले SHM वाला चल रहा था, अभी सडनली चेंज हो जाएगा ना. तो मतलब ऐसे रैंडम चेंजेस नहीं आने चाहिए. उन सोर्सेस को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज. मतलब क्या, सेम फ्रीक्वेंसी होने चाहिए और फेज जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए. तो ये जो अपने घर पे बल्ब वगैरह लगे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं क्या, नहीं. अगर होते तो कुछ इंटरफेरेंस जैसा कभी देखने को मिलता ना, कभी मिलता है क्या ऐसा, कभी मिलता है क्या, नहीं. सो जो डेली लाइफ ये है इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे क्या होते हैं, नॉन कोहेरेंट. सो bulb and tube lights of daily life use are non-coherent.
अच्छा ठीक, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट है, तो मतलब देखने को कहाँ पर मिलेगा, कोहेरेंट में ही मिलेगा। अब यार मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, क्यों ऐसा होता है, मतलब क्यों ये मिनिमम और मैक्सिमम मिल रहा होता है। ठीक, तो मेन रीजन है क्या, सॉल्व करना। मतलब मैं क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मान लेते हैं ये क्या है, S1 मतलब सोर्स 1, ये क्या है, S2 मतलब सोर्स 2। अभी क्यों आपको ये इंटरफेरेंस वगैरह देखने को मिलेगा अगर आप एक लोकेशन ले लें, यहाँ ये क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पक्का एक वेव यहाँ पर x1 डिस्टेंस कवर करेगी और यहाँ से जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, x2 डिस्टेंस कवर करेगी। अब समझना कि यार एक पॉइंट है, यहाँ पर एक वेव आ रही है, अब समझना एट एनी गिवन इंस्टेंट वेव इस तरीके से पहुंची है यहाँ पर, ये क्या है, एक फर्स्ट वेव, ये क्या है फर्स्ट। लेकिन एक वेव जो इधर से आ रही थी, वो कैसे पहुंची है, वो इस तरीके से पहुंची है। यार फिगर समझा कि नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस आया बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ड्यू टू दिस वेव अभी कहां पर है, मैक्सिमा, और ड्यू टू फर्स्ट वेव कहां पर है, मिनिमा, तो क्या फीलिंग आएगी, मैक्सिमा की। अब सोचो आफ्टर t/4 इस वेव का इफेक्ट क्या पहुंच जाएगा, मिनिमा, मतलब 0, जबकि इस वेव का मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में कहीं तो होगा जहां पर कैंसिल करेंगे। यार ये समझा कि नहीं, बीच में कहीं तो होगा जहां पर कैंसिल करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। समझा या नहीं बताओ, ये फील समझी या नहीं। हाँ सर। तो इसका मतलब देखना, पॉइंट्स देखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये पॉइंट है ए, मैं इस पहले ब्लू पे कर रहा हूँ, ए बी एंड सी, मैंने येलो वाले पे ए बी सी और 3 पॉइंट लिए। अब सेम चीज मैं ब्लू वाले पे लूंगा, क्या, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो देखना ए डैश पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, लेकिन बी डैश पर दोनों क्या कर देने वाले हैं, कैंसिल, और सी डैश पर क्या हो जाने वाला है फिर से, मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस देखने को तब मिलेगा जब दोनों वेव में कुछ ना कुछ क्या डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस, या फिर दोनों के पाथ में डिफरेंस हो। मतलब यहां से वेव पहुंच गया फुल वेवलेंथ में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, जबकि मैं चाह रहा हूं कि दूसरा वेव कहां पर पहुंचे, लेट पहुंचे, तो मतलब दूसरा वेव कुछ ऐसे स्टार्ट हो, समझा। अगर एग्जैक्ट ऐसा मिला तब तो देखो स्टार्टिंग से ही पूरा कैंसिल कर देगा ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाए। पाए, तो ये तो पूरा एकदम टर्मिनेट करा देंगे इंटरफेरेंस को, समझा ना। यस सर। हाँ, तो वहां पर कभी इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा क्या, नहीं, वहां पर तो पूरा मिनिमा ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब इंटरफेरेंस पूरे एरिया में देखने को मिलता है, डिपेंड करेगा कि वहां का पाथ क्या है। तो मैं यहाँ पर ये डिफाइन करूंगा कि दिस इज ऑब्जर्वेशन लाइन, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या। अब अगर इस पॉइंट का पाथ, इस पॉइंट का फेज डिफरेंस पाई निकल गया तो दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर 0 या 2 पाई निकल गया तो क्या कर देंगे, मैक्सिमा कर देंगे ना, एडअप कर देंगे। एडअप कर देंगे। तो अगर 0 और 2 पाई मिला तो एडअप कर देंगे, और अगर पाई मिला तो कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, कैंसिल द इफेक्ट। मतलब कैंसिल द इफेक्ट मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर, मिनिमा, और यहाँ पर क्या होगा, एडअप होंगे, मतलब क्या मिलेगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो यार ये एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, आपको याद है ना,
कि अगर वेव का चेक करना है कि एंगल कैसे पहुंचने वाला है, तो बेस्ट है कि क्या देखो, डिस्टेंस, पाथ। अगर पाथ पता है तो आप फेज बता सकते हो। समझ आया? Yes, So, sir. या so will you please explain again? विच पार्ट? So that maximum A dash B dash that. ओके देखें, आई हैव टेकन टू वेव्स। ये पॉइंट है, यहाँ पर एक वेव गई, वो ऐसे पहुंची है, तो अभी आगे जाएगी तो फिर ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आएंगे उसमें, यहाँ पर A डैश B डैश C डैश। क्लियर? Yes, अब sir. एक वेव, अब मैंने वेव को टिल्टेड क्यों बनाया है, जिससे ज्यादा समझ में आ जाए। चलो मैं टिल्टेड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको और क्लैरिटी के लिए। दिस इज वेव 2। क्या है ये? वेव 2। तो अब समझो वेव 2 के लिए ये पॉइंट क्या है, मैक्स है ना, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आएगा तो देखो ये थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और ये थोड़ा सा पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, Cancel. कैंसिल कर देंगे। और ये पॉइंट क्या है, मैक्स है। बी पॉइंट क्या है, फिर से वापस से सी पॉइंट क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। तो ये समझा रहा है कि दो वेव में अगर थोड़ा सा भी क्या डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। जैसे मैंने कितना ले लिया है अभी, 90 डिग्री। अगर थोड़ा सा भी फेज डिफरेंस है तो वहां पर क्या मिलेगा हमें, Max. मैक्स मिन मैक्स, इस तरह चलता रहेगा। तो मैंने एक एग्जांपल पिक किया यार, बहुत ही कॉमन सेंस का, कि एक वेव यहाँ पर ऐसे पहुंची नीचे की तरफ से, और एक वेव अगर पहुंच जाए इस तरीके से, तो दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, Cancel. कैंसिल। मतलब इस पॉइंट को ऑलवेज क्या फील होगा, मिनिमम। Minimum. वो मैंने लिखा कि अगर फेज डिफरेंस 5 का है तो हमेशा मिनिमा फील होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉइंट का फेज डिफरेंस अलग अलग होता है, तो सारे पॉइंट को अलग अलग मिनिमा या मैक्सिमा इंटेंसिटी मिलेगी। अब ये डिसाइड किससे करेंगे, तो डिसाइड हमें फेज अगर करना है तो हम किससे डिफरेंस कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस से। क्या? पाथ डिफरेंस, मतलब वेव को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। और पाथ डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये दिख रहा है मुझे साफ साफ, x2 माइनस x1। और मैं पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ। बताओ यार फेज डिफरेंस कैसे आएगा पाथ से? 2 pi मतलब लैम्डा होता है। Pi equal to. हाँ, तो इसका मतलब ये होगा, मुझे फेज चाहिए, मतलब 2 पाई तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा पाथ है सपोज 20 मीटर और वेव लेंथ है इसकी 4 मीटर। बताओ कितना पाथ हो, कितना फेज कवर किया। तो यू विल डिवाइड 20 बाई 4 इंटू। 2 2 pi. pi. क्लियर है या नहीं? तो इसे लिखते थोड़ा सा ऐसे है, लिखते ऐसे हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस। समझा या नहीं? इसे लर्न कैसे करते हैं, इसे ऐसे लर्न करते हैं, डेल्टा फाई फेज विल बी 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। जबकि काम की बात क्या है कि हम डेल्टा एक्स पे लेमडा डिवाइड कर रहे हैं और फिर 2 पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ आया या नहीं Yes, sir. भाई? ये ही मेन क्रक्स है। ये नहीं समझा तो फिर तो मतलब कुछ समझेगा ही नहीं आगे। फेज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट डिफरेंस से। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट ए है और एक वेव जिसकी वेवलेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, और ये वेव ट्रेवल करके आई कितना, कुछ रैंडम सा मैं मान लेता हूँ, ये वेव है 220 मीटर, 220 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली इस पे कितनी वेव आई, क्या 4.5 वेव आ गई? नहीं, उससे थोड़ा सा कम। बट अगर मैं बोलूं कि यहां से एक पॉइंट है जो कि कितना दूर है, 250 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट पूरा एंड पे पहुंचेगी, जबकि ये उससे भी थोड़ा कम। तो बेसिकली फ्रॉम द पाथ यू कैन रिलेट कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, फेज कितना होगा। समझा या नहीं ये लाइन, हाउ टू चेक द फेज? मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ पाथ डिफरेंस देयर विल बी अ फेज डिफरेंस। Phase सिर्फ ये लाइन है। ये समझा या नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, तो बस अब काम बन गया। अब हम किसी पॉइंट पर सॉल्व कर देते हैं इसका मैथमेटिक्स, इंटरफेरेंस का मैथमेटिक्स। तो अब मैं सॉल्व करूंगा एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। अब मैं बहुत सारी वेव हो सकती हैं, बट मैं पिक करूंगा एक सिंगल वेव जिसका पाथ डिफरेंस क्या है 5। क्लियर? सो मैं यहाँ पर पिक करूंगा एट एनी पॉइंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स एट दैट पॉइंट इज 5। मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, उनका फेज डिफरेंस कितना है 5। तो मतलब अब इक्वेशन चाहे कुछ भी हो, मैं उसको इस तरीके से ट्रीट कर ही सकता हूँ। कैसे? y1 इज इक्वल टू क्या हो गई, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ phi1, और बाद में उसमें phi2 और phi1 माइनस phi2 को क्या लिखूंगा डेल्टा फाई, मतलब मैं उस डेल्टा फाई को ही क्या लिखने वाला हूँ फाई। समझा या नहीं? अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये टॉपिक आपके बोर्ड्स में भी है। किसमें है? बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स का जो डेरिवेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो जब मैं बोर्ड्स का सिखाऊंगा चैप्टर एंड होने के बाद, तब मैं आपको वो सिखा दूंगा। अभी अपन कैसे चेक करेंगे, शॉर्ट ट्रिक। ओके, समझा कि नहीं यार? तो अपन बोर्ड्स वाला मेथड बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन देखेंगे कि शॉर्ट में कैसे डील करना है। तो शॉर्ट में डील करना है तो सीधे जब मैंने बोला कि डिफरेंस को ही फाई लिखना है, तो पहले को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, पहले को मान लेते हैं कि कुछ पाथ है ही नहीं वो फेज, और दूसरे में लिख देते हैं। ये लाइन समझी या नहीं बताएं? दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ गया 5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में इस तरीके से डिराइव नहीं करता है। बोर्ड्स में क्या करता है वो मैं बोर्ड्स में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चले, तो अब मुझे चाहिए यार इन्हें सॉल्व करना है। तो यार इन्हें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, याद आ रहा है कुछ? हाँ, वेक्टर वाले से फेजर बना के। तो अब आप समझ गए होंगे कि बोर्ड्स में फेजर मेथड को नहीं लेता है, इसलिए ऑफ कोर्स ये नहीं सही माना जाएगा बोर्ड्स में। बट अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं, बोर्ड्स का मैं बाद में करूंगा। तो साइन वाले को कहाँ ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल में। तो ये हो गया अपना क्या y1, और अगर इसकी बात करें तो ये इससे कितना दूर है 5। अच्छा, एक चीज नोट करो, सेम फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं सॉल्व होगा। समझा ना? यस सर। तो ये डेफिनेटली ये क्या बन गया अपना y2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है फाई। विच इज द फेज डिफरेंस। अब यार रिजल्टेंट का फार्मूला, यार मतलब क्या बात पूछ ली मैंने, समझ आया कि नहीं? y नेट मतलब क्या बन गया? यस सर। चलो बता डालो फिर, अगर ऐसा कुछ है तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आएगा? एम्पलीट्यूड है ना, याद है यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं? एम्पलीट्यूड ड्रॉ करते हैं पूरा। बाद में चाहिए तो वाई नेट भी लिख सकते हैं, बट पहले यहाँ पर हम a1 a2 ड्रॉ करते हैं, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मान लेते हैं क्या, a नेट। तो यार मुझे लगता है अभी समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a नेट, या a r लिखते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, रिजल्टेंट का एंगल भी तो देखते हैं ना, अल्फा, ये भी याद है। चले, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, a रिजल्टेंट का रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 into cos फाई। वेरी गुड यार, 2a1 a2 cos फाई। अभी देखते जाना यार, इनटू cos फाई, फाई जो है फेज डिफरेंस। तो ये हो गया क्या, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब दूसरा क्या पूछता है, एंगल। बताओ tan अल्फा।
A2 sin B theta sin phi upon A upon A. वेरी गुड। A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos A2 phi. cos phi। बहुत ही बढ़िया, दोनों याद हो गए, दोनों याद है आप लोग को, ये हमारे आंसर्स हैं। सो फाइनल वाई नेट कैसा दिखेगा देख लेते हैं। वाई नेट आपका दिखेगा ए आर ए रिजल्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। समझा? क्योंकि ये तो साइन वाला है ना, उससे कितना आगे है अल्फा। समझा या नहीं बताएं? Yes sir. ये हो गया अपना वाई नेट। तो अब ऑफ कोर्स इसमें मैंने कुछ डिराइव किया ही नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है ना कि कैसे कर लेते हैं, वेक्टर जैसे कर लेते हैं। जबकि बोर्ड्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैथ लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो मैं बोर्ड्स में आपको सिखा दूंगा, बोर्ड्स वाले में। समझा ना? Yes sir. अच्छा Yes, अब देखना, काम की बातें देख लेते हैं अब थोड़ा सा। एक चीज और कि यार मैंने बताया था ये तो एम्पलीट्यूड पे हम बातें करते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं। जबकि हमें पता है क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू A square. ए स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखूंगा, आई आर देखूंगा, तो इट्स बेट बिकॉज, चलो बिकॉज करके ये लिख लेते हैं, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू cos phi। अब समझो यार, अगर एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के स्क्वायर में है तो देन एम्पलीट्यूड क्या बनना चाहिए, एम्पलीट्यूड शुड बी स्क्वायर ऑफ, कोई डाउट क्या, शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर है ना ये? हाँ ए sir. स्क्वायर की जगह आई लिख सकते हो और ए की जगह रूट आई लिख सकते हैं। क्लियर है नहीं? हाँ sir. तो इसका मतलब आई नेट या आई रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब देख रहे हो I1 प्लस I2 तो आंसर आने ही वाला है, प्लस एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। समझ आया इंटरफेरेंस में एक्स्ट्रा कैसे आता है? हाँ sir. ये उसका मैथमेटिक्स है। तो ये हमारा इंटेंसिटी का भी हमने याद कर लिया। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों याद रहेगा। Yes sir. ठीक, अब चले बात कर लेते हैं क्या, स्पेशल केसेस की। ठीक है, स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अच्छा, स्पेशल केसेस भाई जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कब एम्पलीट्यूड पूरा खत्म हो जाएगा और कब एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा। समझा? तो पहला टर्म है क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, नेम से क्लियर लग रहा है क्या, चीजें क्या होनी चाहिए, एड अप या सब्ट्रैक्ट, मिनिमा या मैक्सिमा, Max. and up. मैक्सिमा। सो व्हेन एट एनी पॉइंट मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड, तो उस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, Constructive. कंस्ट्रक्टिव। तो यार मैक्सिमा देख लो यार कैसे मिलेगा, मतलब सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। ए नेट चाहिए ना भाई, इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए ए भी तो मैक्स होना चाहिए ना। ए रिजल्टेंट क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। अब सोचो ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos की वैल्यू क्या हो, मैक्स हो। सो फॉर AR टू बी मैक्स क्या होना चाहिए, cos फाई शुड बी मैक्स। और मुझे पता है cos फाई की मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 1. 1। और कहाँ पर होती है, फॉर फाई इज इक्वल टू, N pi. यस। सो फॉर फेज डिफरेंस, फाई मतलब एंगल नहीं है, फाई मैंने किसे लिखा है, फेज डिफरेंस को। सो फॉर फेज डिफरेंस, फॉर फेज डिफरेंस फाई टू बी क्या, 0 के लिए 1 होता है, फिर 2 पाई के लिए फिर
4 पाई के लिए लाइकवाइज, समझा या नहीं? तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट पता चल गया कि अगर कहीं पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा देन? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वो कितना होगा? 0 मतलब पाथ डिफरेंस क्या है? 0। 2 पाई मतलब कितना पाथ डिफरेंस? lambda. लैम्डा। 4 पाई मतलब 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। लाइकवाइज मतलब समझना, बहुत ही सिंपल सा आइडिया बता रहा हूँ। ये एक सोर्स है, ये 10 मीटर है, ये एक सोर्स है, ये 12 मीटर है, और मान लेते हैं वेवलेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो बताओ पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? कितना है भाई पाथ डिफरेंस? अरे ये 10 मीटर जाएगा, ये 12 मीटर जाएगा, कितना डिफरेंस हो गया? 2. 2 मीटर। और अगर वेवलेंथ 1 है तो फिर कितना पाथ डिफरेंस है? 2 लैम्डा। तो आप समझ गए ना, यहाँ पर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा? मैक्स आएगा ना। अब देखो, अब ये ट्रेवल किया 11 मीटर और ये यहां से ट्रेवल किया 11.5 मीटर। अब बताओ डिफरेंस कितना है? 0.5. मतलब कितना? लैम्डा बाई 2। मैक्सिमा आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा। तो जो आएगा वो अपन देख लेंगे, मिनिमा आएगा यहाँ पर, वो अपन डिस्ट्रक्टिव में देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक आइडिया सबको क्लियर हुआ कि नहीं, कब मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। और मैक्सिमा का आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। ए आर की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस की वैल्यू क्या रख दो? 1। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और कॉस की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये क्या बन गया? A1 plus A2. Whole square. a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया। सो ए रिजल्टेंट का मैक्स जो आया वो क्या आया? वो आया रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। कितना सिंपल आया कि मैक्स जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? ये मैक्स जो होगा वो होगा हमेशा a1 प्लस a2, और इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर a है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? रूट आई लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्या बनेगा? रूट आई मैक्स विल बी क्या आ जाएगा? रूट i1 प्लस root I2. रूट i2। इसका मतलब ये कि अगर आई मैक्स पूछेगा आपसे तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट i1 प्लस रूट i2 का Square. स्क्वायर। अच्छा, रूट आई को ही तो a1 प्लस a2 लिख रहे हैं ना हम, ऐसे भी सॉल्व कर ही सकते हैं हम। ओके, यस सर। समझा? तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कब किस चीज का जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली अप्रोच कर लेना है। दोनों चीजें ध्यान देना है कि मैक्स या मिनिमम कितना आएगा। ठीक, एग्जाम्पल, पाथ वाला एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये वाला बताऊं क्या? ये सोर्स 1 था, सोर्स 2 था, ये एक लाइन है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चूज किया। सपोज वेवलेंथ कितनी है? 1 मीटर है, और ये पॉइंट से यहाँ तक ट्रेवल किया कितना? 10 मीटर, जबकि ये पॉइंट यहाँ तक कितना ट्रेवल किया? 12 मीटर। सो डेफिनेटली पाथ डिफरेंस कितना है? यस, इट विल बी 12 minus 10 which is 2 meter, or you can say 2 times of lambda. So at P there will be maximum intensity. At P intensity is max. Clear? समझा या नहीं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं Q की। यहाँ पर Q, सो Q पर क्या होगा? Q पर मान लेते हैं, Q पर यहाँ तक डिस्टेंस आई कितनी? ये मान लेते हैं कितनी? 11 मीटर। समझा या नहीं? अभी देखना,
क्यू पर हो गई ये 11 मीटर, और ये अपन ने देख ली ये कुछ हो गई कितनी 9 पॉइंट और लेट्स से 10.5 मीटर। सो एट क्यू क्या होगा, एट ये कहां पर देखा है हमने पाथ डिफरेंस, एट पी, और अगर हम देखें पाथ डिफरेंस एट क्यू, पाथ डिफरेंस एट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू पर डेल्टा एक्स 0.5. 11 minus 10.5, so it will be 0.5 meter. So based on the logic of lambda, I can say कि ये वैल्यू कितनी है, lambda by 2. Lambda by 2. Lambda by 2. lambda by 2. So definitely it is not maxima. Clear? Intensity is not max. अच्छा, तो यार अभी समझ जाना है कि आगे मैं सिखाने वाला हूँ कि अगर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये वाला डिफरेंस है तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्स। अगर लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 ये लैम्डा बाय 2 वाले सीक्वेंस मिले तो क्या आंसर आएगा, Minimal. तो मैंने बोला कि एक सोर्स है यहाँ से जाएगा ये 3 लैम्डा, यहाँ से ये जाएगा 4.5 लैम्डा, बताओ मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, Minima. Minima. डिफरेंस कितना है 1.5 लैम्डा, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर Minima. मिनिमा। यार बताओ यार समझ आया कि नहीं यार, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है मिनिमा, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो इसे लर्न भी रखना है चीजों को और भूलना नहीं है। मैं तुरंत फिर समराइज कर देता हूँ किसे, डिस्ट्रक्टिव को। नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम। क्लियर हो गया क्या डिस्ट्रक्टिव। और मिनिमम के लिए कॉस फाई क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ए रिजल्टेंट टू बी मिनिमम कॉस फाई क्या होना चाहिए, टू बी -1। क्लियर, कॉस फाई कितना होना चाहिए -1। तो कब के लिए होता है, Second or third. हाँ, तो यहाँ पर मैंने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू 1 चाहिए, तो कब के लिए होता है, फॉर फेज डिफरेंस ऑफ फॉर फाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई लाइकवाइज, समझा ना। तो फॉर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या, पाई, याद रखना 0 नहीं है, ठीक है, 3 पाई 5 पाई लाइकवाइज। और पाथ डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, ये आइडिया समझ आया कि नहीं, Yes, sir. कि पाई रिलेटेड है किससे, लैम्डा बाय 2 से। फिर ऑफ कोर्स 3 क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 मतलब 1.5 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। अगर आप इन्हें फील नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से फील करो, 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा। क्लियर। सो इनके लिए इंटरफेरेंस कैसा रहता है, डिस्ट्रक्टिव रहता है। तो अपन एक ही मिनिमम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ए रिजल्टेंट की क्या मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी -1। तो डेफिनेटली ये क्या बनने वाला है, किसका स्क्वायर, A1 minus. a1 a2 का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर रूट ले लेंगे। और ये लर्न करने वाली चीज हो गई कि एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, a1 माइनस a2, और ये लर्न करना है। और अगर हम यहीं पे किसकी बात कर दें, Pi. ये हो जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2
और देखें तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पूछी जाती है आई मिनिमम। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ये हो गया अपना। बता कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव समझ आया या नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब पता है काम की बात क्या है, मैंने बोला कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं, बट जब भी कभी रेशियो की जरूरत होती है तो दोनों साइड कांस्टेंट क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो थर्ड स्पेशल केस क्या होगा, रेशियो ऑफ मैक्स ओवर मिन। ये काफी क्वेश्चंस इस पे पूछ लिए जाते हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम ओवर मिनिमम पर। तो यार आप समझ गए, इसमें क्या इतना सोचने वाली कुछ बात है क्या, मैक्सिमम ओवर मिनिमम कितना आएगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 minus A2. A1 माइनस A2, और आई मैक्स बाई आई मिन देखें क्या दिखेगा। अच्छा ये तो क्लियर है ना, इसको फिगर से ये क्लियर है ना, तो ये मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ये मिनिमा वाला क्लियर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा रूट ऑफ I1 प्लस I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। अब इसका स्क्वायर क्लियर। अब देखो यहाँ पर रूट आई को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर रूट आई को क्या लिखने वाले हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। समझा या नहीं बताएं, क्लियर। ठीक है, तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस उस तरीके से बन ही सकते हैं। सिंपल अपन इंटेंसिटी वाली चीजें मतलब ऐसे एग्जांपल पूछ ही लिए जाते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मैक्सिमा या मिनिमा से रिलेटेड। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का तो क्लियर है ना आपको? Yes, sir. Okay, the amplitude of two waves are in the ratio of 2:3. Then find the ratio of max over minimum intensity at any point if they superimpose। क्लियर। तो अगर वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो मैक्स और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो यार पता है ना, सोचने की जरूरत है क्या बहुत। आई मैक्स और आई मिन क्या आएगा आंसर, A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2। और कुछ याद हो मैंने बताया था कि अगर रेशियो दिया होता है तो कैसे अज्यूम कर लेते हैं, अरे हाँ रेशियो दिया हो तो कैसे अज्यूम करते हैं चीजों को। अगर दिया A1 बाई A2 कितना रेशियो दिया है 2:3, देन यू कैन से कि A1 कितना है 2x और A2 कितना है, 3. ठीक है। सो डेफिनेटली आपको उसमें ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, क्या आंसर आ जाएगा फिर A1 और A2 2x प्लस 3x और नीचे रहेगा 2x माइनस 3x का स्क्वायर। तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा जस्ट x, कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन भी कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर 25/1। देख रहे हो इंटेंसिटी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। ये तो समझ आया ना, इसमें रेशियो में कोई डाउट क्या है? इसका रिवर्स क्वेश्चन देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। if the ratio of max over min intensity
at any point is 25:9, then find the ratio of amplitude of two superimposing waves. समझा या नहीं यार सबको? सो मतलब उसी क्वेश्चन का क्या पूछा है इस बार? रिवर्स। मतलब क्या पूछा है? आई मैक्स बाई आई मिन क्या है? ये पूछा हुआ है A1 बाई A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो यार अब देखो रेशियो चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या है बेस्ट? इस सेगमेंट से क्या कॉमन ले ले अपन? A2 कॉमन ले ले, तो ये आई मैक्स बाई आई मिन का रूट लेना पड़ेगा और डेफिनेटली यहाँ से कॉमन ले लिया A2, तो क्या बनेगा? A1 बाई A2 माइनस +1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा? A2 कॉमन ले लेंगे तो सेम A1 बाई A2 माइनस 1। ये कैंसिल आउट हुआ और इसे क्या कर देंगे? क्रॉस सॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? रूट आई मैक्स कितना? 25/9, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/3 इज इक्वल टू, कंसिडर इट लाइक A1 बाई A2 को क्या मान लो? कुछ मान लो क्या? x। A1 बाई A2 को क्या मान लो? x। तो इसका मतलब क्या सॉल्व करना है हमें? x + 1 अपॉन x - 1। तो क्रॉस सॉल्व करो, क्या आ गया? 5x - 5 इज इक्वल टू 3x + 3 कितना आया? 2x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। समझा? तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:1। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा कि डेफिनेटली A1 बाई A2 क्या आ गया? 4:1। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। क्या पूछ लेता है? इंटेंसिटी। सो इफ और यू कैन आंसर कि I1 बाई I2 का रेशियो क्या आ जाएगा फिर? 16:1। अच्छा, ध्यान दे, एम्पलीट्यूड को क्या लिखोगे? ये 2:1। नहीं, पागल हो गया। अच्छे से ध्यान दो थोड़ा। क्या आएगा? ए को लिखने वाले हैं ना स्क्वायर रूट, तो ये इधर क्या जाएगा? स्क्वायर ही बनेगा ना। समझा कि नहीं? ए को क्या लिखेंगे? रूट आई, ऐसे 4:1। तो इसका मतलब I1 बाई I2 क्या आएगा? 16:1। समझा या नहीं? बताएं ये चीज। यस सर। तो दोनों चीजों को ध्यान देना, A1 बाई A2 भी निकाल लेंगे और I1 बाई I2। दोनों क्वेश्चन समझ आए कि नहीं यार? बताओ। यस सर। हाँ, तो यार इंटरफेरेंस में बहुत ही अच्छी दो चीजें देख ली हमने। क्या क्या देख लिए? कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, और सबसे बड़ा सबसे बेस्ट एग्जांपल था ये वाला। ये बताओ यार, ये सबको समझ आया कि नहीं? हाउ टू रिलेट पाथ डिफरेंस विद योर फेज डिफरेंस और मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, और बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्लस डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? ये बताओ यार, ये एग्जांपल समझ आया कि नहीं? नहीं तो फिर आप क्वेश्चन कभी फील ही नहीं कर पाओगे। बताएं। यस सर, समझ आया। ओके, ठीक है, ठीक है यार, फिर तो मतलब ये ओके, ये ओके। नेक्स्ट, वेरी वेरी स्पेशल केस, बहुत ही ज्यादा। अब देखें, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या कि यार अगर आपको इंटरफेरेंस बहुत अच्छा देखना है, आपको क्या करना है? फील करना है। तो फील कब आएगा? मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम है, ये क्या है? A1 + A2, और ये क्या बनेगा? A1 - A2।
सोचो आप एक लाइट पैटर्न को फील करो, एक लाइट पैटर्न है, यहाँ पर काफी ब्राइट है, फिर थोड़ा यहाँ पर कम ब्राइट है, फिर यहाँ पर वापस से काफी ब्राइट है। तो आप बोलो ये जो ब्राइटनेस है इसे बहुत अच्छा कब देख पाओगे? जब ये वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। 0। कम हो के मतलब कितनी कम हो जाए? अगर 0 हो गई तो आपको बहुत अच्छे से ये जो है मैक्स दिखेगा, मतलब मिनिमम क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब आप मैक्सिमम और अच्छा फील कर पाओगे। आप खुद सोचो, एक जगह पर ऐसे लाइट स्पॉट आ रहे हैं, ऐसे ब्राइट ब्राइट, तो अगर ये बीच वाला सेक्शन एकदम डार्क होगा, ये तभी तो आप बहुत अच्छा ब्राइट को फील कर पाओगे, नहीं तो ये आपको नियरली सेम दिखने लगेगा ना। समझे या नहीं? यार बताइए, ये सिनेरियो समझा या नहीं? यस सर। अगर मुझे बहुत अच्छा इंटरफेरेंस देखना है तो बेस्ट है कि मिनिमम को क्या होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए। तो फॉर बेटर और बेस्ट विजिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस, फॉर बेस्ट विजिबिलिटी, मैं लाइट बोल रहा हूँ इसलिए विजिबिलिटी लिख रहा हूँ, साउंड होगा तो फीलिंग वाला टर्म आएगा। ओके, फॉर बेस्ट विजिबिलिटी the minimum should be 0। और ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है भाई? मिनिमम कब 0 होगा? जब A1 equal to यस तो I1 इज इक्वल टू I2, कुछ I हो, मैं मान लेता हूँ उसे क्या, I0 मतलब एक मेन इंटेंसिटी। कुछ बुक्स में I0 किसे बोलता है? मैक्स को बोलता है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज को लेके। A1 और A2 क्या हो जाए? A हो जाए। क्लियर? समझा ये पॉइंट? तो इसका मतलब उस समय मैक्स क्या आ जाएगा फील करेंगे, देखना। तो मैंने बोल दिया कि डेफिनेटली यार इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आई मिनिमम कितना आ गया? 0। पर चलो आई मैक्स को सॉल्व करते हैं। आई मैक्स को सॉल्व करते हैं। तो आई मैक्स क्या था? I1 था, I2 था, प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव। हम इन सबको मिलकर हमने क्या लिख दिया? सिर्फ I0 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 I0। समझा या नहीं? तो ये क्या हुआ? 2I0 और इधर पे भी क्या आया? ये 2I0। तो 2I0 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बना ये? 1 प्लस कॉस फाइव। कुछ याद आ रहा है? इसे क्या लिख सकते हैं? 2 cos square। अच्छा कॉस, देखिए चेक कर लेते हैं पहले। कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एक होता है 2 कॉस Cos स्क्वायर थीटा square। माइनस 1। मुझे कॉस 2 थीटा में +1 चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर किसका आएगा? कॉस स्क्वायर का। और ये 1/2 भी आने वाला है, तो मतलब इसका 1 प्लस कॉस फाइव का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 5/2। अब देखो यहाँ से साफ वो वाला रिजल्ट आ गया, क्या? दैट आई मैक्स इज नथिंग बट 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। क्लियर? और इसका मतलब ये है कि कॉस कुछ भी हो जाए उसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। बट बिकॉज स्क्वायर है तो क्या -1 हो सकती है क्या मिनिमम? No, 0. नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज कॉस स्क्वायर फाइव है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 1। एंड मिनिमम -1 नहीं हो सकती है। कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। 0। तो डेफिनेटली यहाँ से आ गया 0. कि आई मैक्स कितना आ जाएगा? 4I0, वाइल आई मिनिमम कितना आ जाएगा? 0। 0। समझा या नहीं? ओके, तो क्या किया जाए, इसका एक ग्राफ अगर बनाए कि ये जो इंटेंसिटी है ये कॉस स्क्वायर में चेंज हो रही है, तो डिफरेंट फेज पे डिफरेंट चेंज होगी ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, देखें, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए कि यार ये चल क्या रहा है, इंटेंसिटी कैसी होगी।
तो मैं मान ले रहा हूँ कि एक लाइन पे ऊपर से 2 लाइट आ रही हैं, ये जो लाइन मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल में, इसमें 2 लाइट आ रही हैं और वो कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा दोनों का? अरे भाई ओरिजिन पर क्या होगा अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं? अरे भाई ये जितना दूर होगा वो भी तो इतना ही दूर होगा ना। डेल्टा एक्स क्या होगा? 0. 0। अगर यहाँ पर कहीं पे देखोगे तो ये तो कम जाएगा बट ये ज्यादा ट्रेवल करेगा ना, पाथ डिफरेंस आएगा या नहीं? Yes. डेफिनेटली आएगा। तो ये पहले फिगर, ये जो मैं क्या बना रहा हूँ ये भी समझना जरूरी है तुम लोग को। तो ये मैं जो बना रहा हूँ ये इस चीज को रिलेट कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? 0 है। फिर इधर वाले पॉइंट पे और इधर ऐसे एक दो थोड़े बना लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर मैं पार्ट डिफरेंस बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर है λ/2 और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस है 2 लैम्डा। लाइकवाइज अपन सोचेंगे अब सेम चीज देखने को मिलेगी इस तरफ, क्योंकि अगर मैं सिमिलरिटी देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मिलेगी। तो यहाँ पर होगा डेल्टा एक्स क्या होगा वापस से? लैम्डा। यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा वापस से 2 लैम्डा। अब देखो क्वेश्चन फेज का भी बना सकता है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। जबकि यहाँ पर कितना होगा? Pi. पाई। और x वाले में फेज डिफरेंस 2 pi. 2 पाई और यहाँ पर फिर 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 2 पाई और यहाँ पे फेज डिफरेंस 4 पाई। क्लियर या नहीं? तो देखिए कॉस स्क्वायर का फंक्शन किस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा वो मैं बना लेता हूँ। तो याद है ना कॉस 0 पर क्या आएगा? मैक्स। और पाई पर क्या आएगा? मिनिमम। फिर 2 पाई पर मैक्स। तो ये फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। समझ आया? ये होगा आपका इंटेंसिटी ग्राफ। यार क्लियर समझा या नहीं ये चीज? और ये जो होगी ये है आपकी कितनी? 4I0 और ये है 0 इंटेंसिटी। सो डेफिनेटली देयर विल बी पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी क्या हो? I0 हो, जहां पर इंटेंसिटी 2I0 हो। बहुत जगह पर रहेंगे ये पॉइंट्स। तो मान लेते हैं ये लाइन क्या है? इंटेंसिटी 2I0। तो यू कैन चेक कि 2I0 कब कब आ सकता है, तो देखना पड़ेगा ये मिडिल पॉइंट क्या है। समझा ना? इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि ऑल दीज पॉइंट्स आर फॉर मैक्स इंटेंसिटी। कौन कौन से पॉइंट है मैक्स इंटेंसिटी के? मैंने जस्ट अभी प्लॉट कर दिए थे। ये है मैक्स इंटेंसिटी, ये है मैक्स इंटेंसिटी। डन। और मिनिमम के भी आप समझ गए। ओके, तो ये वो ग्राफ है जिससे हम देख सकते हैं कि कहां पर मैक्स या मिनिमम कैसे आने वाला है। ठीक है, अब मैथमेटिकल एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैथमेटिकल एग्जांपल। क्या फाइंड द फेज डिफरेंस of two sources with equal intensity। क्या? equal intensity। find the phase difference of two sources with equal intensity at a point where intensity is 3I0। समझ आया या नहीं क्वेश्चन? तो इसका मतलब आपको क्या करना है? दोनों इक्वल वाले हैं ना, तो इक्वल वाले में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन? आई नेट का। यहाँ पर देखा ना, आई रिजल्टेंट। ओके, माय मिस्टेक यार, ये आई मैक्स नहीं है,
ये मैक्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। वो तो मैक्स देखेंगे कि कितनी होगी, तो ये आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला है इतना। वो फिर हम देखें कि कॉस की वैल्यू अगर हमने ऐसी चूज की तो मैक्स हो सकती है 4i0। तो ये हो गया क्या आई नेट, ये कितना है 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। अब देखो यहाँ से फील करो, चलो यहाँ से गेस करो क्या लगता है 3i0 किस एंगल पर आएगा? कुछ यहाँ कहीं होगा। अगर ये 0 to पाई है तो फील करो यार ये वाला एंगल क्या होगा, कुछ 90 होगा क्या? देख लेते हैं कितना होगा, ये समझ गए आप, देख लेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैथमेटिकल सॉल्विंग, ये कितना है, अभी क्या करना चाहिए, i0 कट करके क्या ले लें, स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, ये समझा या नहीं सबको? तो कॉस में ये वैल्यू किसकी है, यार ये समझा या नहीं सबको? तो 5/2 Yes. कितना आया, 30 30 डिग्री। तो टोटल फेज डिफरेंस कितना आ गया, 60 डिग्री। तो डेफिनेटली आंसर ये है कि यहाँ से 60 डिग्री के बाद वो ग्राफ 3i0 पे कट करता है। तो ये हुआ अपना phi is equal to 0 और ये हुआ phi is equal to pi। और ये जो कट किया यहाँ पर 3i0, देखिए ये तो एक्चुअल 4i0 था, ये 3i0 जहाँ पे कट किया वो कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। कितना, π/3। समझा? यार बताएं क्लियर है या नहीं सबको? सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्विंग करनी है, मैथमेटिकली आप वहां पर फाइंड कर सकते हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा। यार बता, इंटरफेरेंस का ये बेस्ट एग्जांपल जो था, ये चीज, ये समझ आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, मतलब ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, शीट में आपको काफी सारे क्वेश्चन है, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, इंटरफेरेंस के आगे काफी सारे एग्जांपल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं, बट एक जो हम बेस्ट एग्जांपल हम यूज करते हैं, बाकी आगे जो है वो यूज करेंगे। बेस्ट एग्जांपल एक है जो हमारे एक्सपेरिमेंट भी रहता है 12th में, क्विंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या? और ये एक्सपेरिमेंट पता है किस लिए काम आता है, किस काम में आता है? टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। क्या किस काम में आता है, समझा कि नहीं? यूजिंग अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। और कौन सा सोर्स यूज करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। अब समझना, फीलिंग समझना। ट्यूनिंग फॉर्क क्या चीज है, ट्यूनिंग फॉर्क में ऐसे दो आर्म होते हैं और एक क्या होता है, हैंडल होता है। क्लियर? ये क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क। समझ गए सब लोग? देखा है ना ट्यूनिंग फॉर्क आप लोगों ने पहले कभी? ऐसा मेटल का होता है, इसमें दो हैंड ये होते हैं, ये प्रॉन्ज टाइप इन्हें बोलते हैं। क्लियर? और ये नीचे क्या होता है, हैंडल होता है इसका। तो ये जो है ये सरफेस ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ओके यार, ये समझा कि नहीं? तो इसको क्या करते हैं, एक पैड पे हिट करते हैं और वाइब्रेट कराते हैं। सोचो आप अगर ज्यादा हिट करोगे तो ज्यादा वाइब्रेट होगा ना यार, ज्यादा हिट करोगे तो क्या करेगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा। बट ज्यादा हिट करने से वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, क्या चीज चेंज नहीं होती, Frequency. फ्रीक्वेंसी। तो ट्यूनिंग फॉर्क की खास बात होती है कि इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लिखी होती है उसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स्ड होती है।
अगर हम ज्यादा हिट करेंगे, व्हेन वी मोर हिट, क्या इंक्रीज होता है? एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली हम एनर्जी ज्यादा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड हिट बढ़ेगा, क्या चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। समझ आया? तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट ज्यादा पावर लगा के हिट कर रहा है या कैसे कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। तो होता है क्या, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे दो प्रॉन्ज होते हैं, हैंडल होता है और एक हाथ में अपने, या हाथ पे नहीं करते हैं, एक सॉलिड पैड होता है, रबर पैड। जब आप कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करोगे तो रबर पैड देखोगे, वहां पे रबर पैड में इसे तेजी से हिट कराना होता है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, ये समझ आया? ये वाइब्रेट करेगा इधर और इधर ऐसे। या ट्यूनिंग फॉर्क समझ आया या नहीं सबको? यस सर। तो ये अपना इसका हैंडल है, इससे कुछ फर्क नहीं है, इससे पकड़ करते हैं और इनको बोलते हैं प्रॉन्ज। ओके, अच्छा, अभी समझे कि क्विंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। क्विंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है? इंटरफेरेंस को यूज करते हैं। सो टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। और क्या यूज करते हैं यहाँ पे? बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। क्लियर? तो ये किसका एग्जांपल है? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड का एग्जांपल है। समझे क्या होता है इसमें? इसमें होता है एक ऐसे यू शेप की ट्यूब होती है, क्लियर? उसके ऊपर एक दूसरी लेयर होती है, ये मेरे से सेम सेपरेशन में भी नहीं बन रहा बट समझना है, सेपरेशन सेम रहता है। ठीक, अभी होता क्या है कि यहाँ पर एक इनलेट होता है। क्या होता है? इनपुट होल समझ सकते हैं। ये क्या है? इनलेट। अभी यहाँ पर ऊपर रखते हैं क्या? ट्यूनिंग फॉर्क। क्या रखते हैं यहाँ पर? ट्यूनिंग फॉर्क, और उसे वाइब्रेट करते हैं। तो इसका मतलब अंदर की एयर क्या होगी? इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वाइब्रेट होगी ना। सो यहाँ पर रखते हैं अपना ट्यूनिंग फॉर्क और उसे वाइब्रेट कराते हैं। सो पहला काम क्या किया हमने? डेफिनेटली यहाँ पर एक इनलेट पर साउंड वेव जनरेट की ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू। अब होगा क्या? वो साउंड वेव दो डिफरेंट पाथ से आएगी ना। एक तो यहाँ से आ जाएगी, ये क्या हुआ? पाथ 1, समझा? और ये क्या हुआ? पाथ 2। तो इसका मतलब वो जो वेव बाहर आ रही है वो तो इंटरफेयर कर रही है ना। और देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम ही होगी ना दोनों वेव, बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम अ सेम Same. सोर्स। तो ये हो गया क्या? पाथ 2। और यहाँ पर वो दोनों क्या करेंगे? इंटरफेरेंस। क्या कर रहे हैं? तो आपको करना क्या है? इंटरफेरेंस में मे भी आपको साउंड बहुत ही लाइट सुनाई दे, और मे भी आपको साउंड क्या हो सकता है? बहुत ही लाउड सुनाई दे सकता है। ठीक, सो आपने एयर ब्लो किया यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क्स के थ्रू, और आपको वहां पर दो वेव्स का आपको वहां पर क्या होगा? सुनाई देगा साउंड, मिक्स साउंड, इंटरफेरेंस साउंड। अब क्या करते हैं? क्विंक ट्यूब ने क्या किया? इस चीज को थोड़ा और अच्छे से यूज किया। कैसे किया? ये तो अपना क्या आउटलेट है, ठीक है? यहाँ पे अपन कान लगा के सुनेंगे कि क्या करना रहता है, कैसा रहेगा वहां पर। अभी समझे क्विंक ट्यूब क्या होती है? क्विंक ट्यूब पे एक यहाँ पर इन साइड पे एक दूसरी ट्यूब होती है, जो क्या होती है? मूवेबल होती है। क्या होती है? मूवेबल। तो बेसिकली ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है ना, रियल में ब्लू रहता ही नहीं है। इसका जो सेकंड सेक्शन है वो क्या रहता है? मूवेबल रहता है। कैसा रहता है सेकंड सेक्शन? मूवेबल। इसका मतलब ये है कि ये हुई क्या? इनिशियल पोजीशन। ये क्या हुई? इनिशियल। अच्छा, ये क्या हुई पोजीशन? फाइनल।
तो यहाँ पे क्या लगा होता है कि स्क्रू लगा होता है, क्या लगा होता है कि स्क्रू। ये स्क्रू से रोटेट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का सेक्शन मैंने बनाया, तो मान लेते हैं कि आपने कितना मूव करा है इसे, आपने इसे कितना मूव करा है x। सो पाथ 2 में अब कितना एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा उसे, when yes when tube is moved by x distance, so path difference in 1 and 2 कितना चेंज हो जाता है, चेंज इन पाथ डिफरेंस ऑफ 1 and 2 कितना आ जाता है, 2x का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्लोली स्क्रू के थ्रू से घुमाएं और यहाँ पर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करें, तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब आपको क्या फील होगा, मैक्स। अब वेट करो, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ, वेट करो नेक्स्ट मिनिमम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने देखा कि अभी मैक्स आ गया, उसके बाद आपने 0.2 सेंटीमीटर स्लिप कराया, तो क्या आ गया, मिनिमम। जबकि आपको पता है और मैक्स और मिनिमम के बीच में कितना डिफरेंस होता है, λ/2। तो इससे क्या पता चल गया उस वेव की वेवलेंथ। और भाई साहब अगर आपको एफ पता था और लेमडा पता चल गया, तो क्या पता चल गया, स्पीड। स्पीड। समझ आया एक्सपेरिमेंट यस। यार, सब लोग को कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट समझ आया। तो एक्सपेरिमेंट देखें, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, इफ if in movement of x distance 4 max and 3 min are observed starting from minima। क्लियर। तो क्या होगा, तो इसका मतलब देखना समझना, फर्स्ट क्या था, मिनिमा था, तो ये कब था, t इज इक्वल टू 0 वाला। उसके बाद क्या मिला होगा, मिनिमा के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्स मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फर्स्ट मिन, फिर क्या मिलेगा, सेकंड मैक्स, फिर मिन, फिर थर्ड मैक्स, फिर थर्ड मिन, फिर फोर्थ मैक्स। तो इसका मतलब यार इसके बाद फोर्थ मिनिमा मिल जाएगा ना, जबकि हमें कहां तक ही चाहिए थे, 3 मिनिमा और फोर्थ मैक्सिमा। तो ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि फोर्थ मिनिमा और फिर मैक्सिमा है तो बाद वाला हो, नहीं, बाद वाले को ही नोटिस करते हैं। तो फोर्थ मैक्सिमा कितनी दूर होता है, पाथ डिफरेंस, फोर्थ मैक्स 4 लेमडा। क्लियर या नहीं, पाथ डिफरेंस क्या होता है, 4 लेमडा। बट कहां से कहां होता है, कहां से कहां होता है 4 लेमडा, अगर मैं कहां से देखूं, 0 से। बट क्या एक्सपेरिमेंट मेरा 0 से स्टार्ट हुआ था क्या, मैंने कहां से स्टार्ट किया था, 1 से। मिनिमा से, मिनिमा से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट मैक्सिमा तो λ/2 पर ही आ गया होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा लेमडा, नेक्स्ट मैक्सिमा लेमडा, और नेक्स्ट मैक्सिमा लेमडा। तो इसका मतलब ये है कि रियल में एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है, अगर आपने मिनिमा से मैक्सिमा तक पहुंचा है तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर मिल गया होगा, λ/2 पे। बाकी 3 मैक्सिमा कितने पे मिले होंगे, 3 लेमडा पे। तो ये वाला पार्ट डिफरेंस सही है क्या,
नहीं, No. because experiment start from minima. Clear? So minima to first maxima, minima to first max कितना आएगा? lambda by 2. Then first to fourth max, ये तो आपको डायरेक्ट ही पता है, फर्स्ट मैक्स से कहां तक जाना है? फोर्थ मैक्स, तो कितना हो गया? 3 लैम्डा। तो ये जरूर ध्यान देना है वरना एक्स को गड़बड़ हो जाएगा। टोटल पाथ डिफरेंस कितना है? आएगा लैम्डा बाई 2 प्लस 3 लैम्डा, कितना हुआ? 7 लैम्डा बाई 2। और हमें पता है कि एज पर द एक्सपेरिमेंट पाथ डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? 2x। तो इसका मतलब क्या आ गया? 7 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? या सॉरी, लैम्डा में निकालना होता है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? समझा या नहीं? लैम्डा क्या हो गया? नोन हो गया। सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए x क्या होगा? क्वेश्चन में नोन होगा या फिर पूछेगा, मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। सो फाइनल क्या हो जाएगी देन? स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। समझा या नहीं? सो पूरा खेल, पूरा एक्सपेरिमेंट किसके बारे में है? क्विंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट पूरा किसके बारे में है? लैम्डा फाइंड करना। मैं फिर 1 मिनट रुके, मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ फिर से कि क्या चल रहा है एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली। आपको कॉलेज में ये स्क्रू रोटेट करके डिस्टेंस मूव करनी होती है और चेक करनी पड़ती है कि कितने मिनिमा और मैक्सिमा ऑब्जर्व हुए। तो सबसे पहले धीरे धीरे मूव करेंगे, तो क्या पता आप मैक्सिमा की जगह पहले कहाँ पर पहुंच जाएं? मिनिमा पे। और फिर आपने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना। तो अगर आपने 5 मैक्स ऑब्जर्व किए तो प्रॉब्लम ये है कि आपने स्टार्ट ही कहाँ से किया था? मिनिमा से। सो पहला लैम्डा बाई 2 होगा, बाकी 4 लैम्डा मैक्स हैं। समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और आपने पहले कहाँ से स्टार्ट किया? अगर मैक्स से स्टार्ट किया तो डेफिनेटली फिफ्थ मैक्सिमा कहाँ पर आएगा? 5 lambda. 5 लैम्डा। मतलब आपका 2x कितना है? 5 लैम्डा। तो बता यार, ये समझ आया या नहीं एक्सपेरिमेंट? यार क्विंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझ आया ना? Yes, sir. हाँ यार, अभी नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सुपरपोजिशन का जो एग्जांपल है वो है हमारा क्या? बीट्स। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 123 टू आगे है वो बीट्स के हैं। सो क्या आज का प्रैक्टिस सेशन रहने दें? मतलब आज के प्रैक्टिस सेशन में डॉपलर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, या फिर मतलब आज प्रैक्टिस सेशन कैंसिल करके कल जब ये कंप्लीट हो जाएगा बीट्स भी तब फिर करें? सर डॉपलर के डाउट बहुत कम होंगे, सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो फिर आज का कैंसिल रखते हैं, कल ही कर देते हैं ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. या फिर रुको, आज 3 to 4:30 में आगे यही कंटिन्यू कर दें क्या? किसी को बीट्स को लेक्चर नहीं रहने देते हैं? चलो ठीक है, रहने देते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन कैंसिल करके कल करवाते हैं। जब कल हमारा बीट्स भी हो जाएगा तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करो, बीट्स के क्वेश्चन कम ही मिलेंगे, बीट्स के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। बीट्स के क्वेश्चन छोड़ के आप बाकी किसके सॉल्व कर लो? इंटरफेरेंस के आज सॉल्व कर लो, ठीक है ना? बीट्स के कल एकदम क्लासरूम में ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। ओके Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान से यार इंटरफेरेंस के पूरे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें। आज के प्रैक्टिस सेशन में डालता हूँ ग्रुप पे, कैंसिल है, कल उसे कंप्लीट करते हैं। ओके Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। और कुछ डाउट रहे तो व्हाट्सएप कर देना। हाँ ओके ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Sir, वो revision test का portion schedule. वो संडे अभी टेस्ट शिफ्ट किया हुआ है, संडे शिफ्ट किया हुआ है। संडे को मतलब अभी 1-2 दिन में डालते हैं पूरा शेड्यूल। हाँ Yes, sir. ओके ओके, बाय बाय एवरीवन।